नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के एक अनिवार्य विषय BEVAE 181 इसी का दूसरा इकाई पारिस्थितिक तंत्र का आज अंतिम भाग देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पारिस्थितिक अनुक्रम, जिसमें प्राथमिक अनुक्रम और द्वितीयक अनुक्रम को भी समझेंगे, और जो अंतिम टॉपिक है वो है पारिस्थितिक तंत्र और मानवीय हस्तक्षेप। साथ ही जो चैप्टर एंड का जो एक्सरसाइज है, जो MCQ टाइप का क्वेश्चंस है, उसको भी देखेंगे। आप जानते हैं कि इस विषय में MCQ फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो उसी को बेस बनाते हुए इस वीडियो को डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम। तो अगर इंट्रोडक्शन का बात करें तो आप जानते हैं कि जैविक समुदाय को किसी नियत स्थान पर परस्पर क्रिया करने की समष्टियों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। अर्थात एक नियत स्थान पे ये रहते हैं और जैविक और अजैविक समुदायों के बीच में क्या होता है, हमेशा ही एक क्रिया होते रहता है, परस्पर क्रिया होते रहता है ना। साथ ही पोषक तत्वों का प्रवाह होते रहता है, ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है, ये होते ही रहता है। तो जैविक समुदाय पारिस्थितिक तंत्र के सजीव भाग को प्रदर्शित करता है। ये क्या है, गतिशील इकाई की तरह कार्य करता है, जिसमें पोषी स्तर, ऊर्जा प्रवाह और पोषकों की चक्रण प्रणाली नियमित रूप से होती रहती है। इस बारे में पहले वीडियोस में भी चर्चा किया जा चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उन लिंक के माध्यम से भी जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उन वीडियोस का लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो जैविक समुदाय अपने सामान्य विकास के दौरान प्रगामी परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। अर्थात समय के साथ किसी क्षेत्र के समुदायों की कुछ जीवों में अथवा प्रजातियों में अथवा निवासियों में परिवर्तन या फिर विस्थापन की क्रमिक प्रक्रिया सामुदायिक विकास अथवा अधिक पारंपरिक रूप से पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाती है। अर्थात ऐसा होता है कि कोई क्षेत्र विशेष में कोई जीव क्या होता है, ज़्यादा उन्नति करने लगता है, जल्दी से उसका विकास होने लगता है। वैसे ही कुछ जीव है जो ठीक से विकास नहीं कर पाता है और धीरे धीरे विलुप्ति की तरफ भी चला जाता है ना। तो पारिस्थितिक अनुक्रम के लिए कालक्रम व्यापक विलुप्ति के बाद लाखों वर्ष का अथवा कुछ दशकों का, ये दोनों ही प्रकार का हो सकता है। प्रकार को समझेंगे तो ये पारिस्थितिक अनुक्रम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रकार का बात करें तो दो प्रकार का हुआ है ना, प्राथमिक अनुक्रम और द्वितीयक अनुक्रम। तो पहले समझ लेते हैं। किसी पारिस्थितिक समुदाय के भीतर प्रजाति संयोजन समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रजातियां अधिक प्रभावी हो जाती है जबकि अन्य का अस्तित्व छीन हो जाता है। जब समुदाय समय के साथ विकसित होता है तो वनस्पतियां काफ़ी बड़ी हो जाती है और समुदाय अधिक स्थापित हो जाता है। तो अनुक्रम की यह चरम अवस्था काफ़ी स्थिर होती है, जिसे चरम समुदाय या फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, है ना। तो जो दो तरह का अनुक्रम का बात किए थे, तो पहला अनुक्रम है आपका प्राथमिक अनुक्रम। तो प्राथमिक अनुक्रम अर्थात ऐसा कल्पना कीजिए कि पृथ्वी का कोई क्षेत्र है जहाँ पे पहले से कोई समुदाय नहीं है, कोई पारिस्थितिक तंत्र मौजूद नहीं है। जब वहाँ पर क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र नए सिरे से बनता है तो उसको प्राथमिक अनुक्रम कहते हैं। तो जिस क्षेत्र में ऐसा नहीं है तो है क्या वहाँ पर, तो ये माना जा सकता है कि कोई भूस्खलन हुआ या लावा वगैरह निकलने के बाद वहाँ पे क्या हो गया, एक नया सेल बना, नया चट्टान वहाँ पे मिला, है ना। वहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, लाइकेन, है ना, लाइकेन बनने लगता है। आप जानते हैं कि ये जो लाइकेन है, तो लाइकेन क्या है, एक सहजीवी का एक उदाहरण माना जाता है ना, ठीक है। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को क्या करता है, शो करता है। तो यहाँ पे लाइकेन सबसे पहले उस क्षेत्र में प्रवेश करता है और जो सेल है अर्थात जो चट्टान है ना, वहाँ पे अपना आश्रय बना लेता है
और धीरे धीरे उसका क्या करता है, क्षय करने लगता है ना। कहीं कि लाइकेन में ऐसा गुण है कि वो क्या होता है, एक तरह का अम्ल सिक्रेशन करता है और उस अम्ल के माध्यम से वो जो चट्टान है, वो सेल है, वो धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है और इस तरह से मृदा बनने लगता है। अर्थात लाइकेन जो है वो उस क्षेत्र को क्या करता है, धीरे धीरे मिट्टी में बदल देता है, जो कि ज़रूरी है दूसरे पेड़ पौधों के उगने के लिए, है ना। तो जैसे जैसे ये ऐसे बदलते रहता है तो उस समय वहाँ पे क्या होता है, मॉस, है ना। तो ये मॉसेस बनने लगता है ना। तो जैसे ही मॉसेस हुआ, धीरे धीरे उसके बाद दूसरे पेड़ पौधे, है ना, स्टार्टिंग में छोटे छोटे घास फूस ये उगने लगते हैं और बाद में उसी को रिप्लेस करते करते बाद में क्या होते, बड़े पेड़ पौधे क्या बन जाते हैं। अर्थात क्या हुआ कि ये धीरे धीरे विकास के फलस्वरूप इसमें परिवर्तन आया। चित्र द्वारा इसको बहुत अच्छा से समझा जा सकता है। जैसे स्टार्टिंग में चट्टान था, है ना, चट्टान, फिर क्या हुआ, लाइकेन आया, हाँ, लाइकेन बोले, या फिर लाइकेन से क्या बना, मॉस बना ना। तो मॉसेस से अब ग्रास ग्रो हुआ, ग्रास से छोटी छोटी झाड़ी, हाँ, उससे कुछ बड़ी झाड़ी, है ना, और इस तरह से अंत में क्या हो गया, ऊंचे ऊंचे वृक्ष बन गए। तो ये हो गया प्राथमिक अनुक्रम, जहाँ पहले कभी जीव था ही नहीं, है ना, वहाँ पे नए से बनना। और द्वितीयक अनुक्रम जो है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए कोई क्षेत्र है, वहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, जैसे आग लग गया, बाढ़ आ गया, आंधी तूफान आ गया, या फिर कोई मानवीय हस्तक्षेप भी पड़ गया, जिस कारण से क्या हो गया, उस जगह तो जीव विहीन हो गया, है ना। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से एक पारिस्थितिक तंत्र बनना, ये क्या कहलाता है, ये द्वितीयक अनुक्रम कहलाता है ना। जैसे कोई क्षेत्र का अगर वन खत्म हो गया तो वहाँ पे पेड़ पौधा लगा देना ना, उसका संरक्षण करना, ऐसा करने से फिर से क्या हो सकता है, जंगल उग सकता है। तो ये हो गया आपका द्वितीय अनुक्रम का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला टॉपिक क्वेश्चन में भी पूछा गया है ना कि द्वितीय अनुक्रम कब होता है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई प्राकृतिक आपदा जैसे आग लगना, बाढ़ आना, आंधी तूफान के साथ क्या हो जाना, उस क्षेत्र का जो जीव है वो नष्ट हो जाना, या फिर मानवीय हस्तक्षेप से पेड़ उड़ कट जाना, इसके बाद फिर से नए सिरे से उसका क्या करना, पुनः स्थापन करना, ये आपका आता है द्वितीय अनुक्रम में, ठीक है। यह भी है, द्वितीयक अनुक्रम तब होता है जब सतह पूरी तरह से अथवा व्यापक रूप से वनस्पति विहीन हो जाती है और उस पर जीवित जीवों का प्रवाह पहले रहा होता है और उसमें कार्बनिक घटक होते हैं, है ना। और ये कार्बनिक घटक अधिक मात्रा में मृदा में मिले रहते हैं, अर्थात उर्वरकता रहती है। इस कारण उस क्षेत्र में जो बीज वगैरह है उसका जल्दी जल्दी प्रवर्धन हो जाता है, जल्दी जल्दी उसका वृद्धि हो जाता है ना। अब जो इसका अंतिम टॉपिक है वो है पारिस्थितिक तंत्र और मानवीय हस्तक्षेप। आप जानते हैं कि प्रकृति को बिगाड़ने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्या है, मानवीय हस्तक्षेप। सभी क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप, मनुष्य अपने सुविधाओं को पूरा करने के लिए सभी का क्या कर दिया है, दोहन कर दिया है ना। तो यहाँ पे भी उसी बात को स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य प्राकृतिक समुदायों को परिवर्तित कर सकता है और करता भी है। हम अक्सर दुर्घटनावश अथवा जानबूझकर उन जटिल और विविध कारकों को परिवर्तन करने की दोषी होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्रों के सूक्ष्म संतुलन को बनाए रखने में जरूरी है। अर्थात हम लोग जो उसका संतुलन है, उस संतुलन को ही क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। आज पृथ्वी के लगभग 40% प्रकाश संश्लेषी उत्पादकता का मानवीय गतिविधियों द्वारा उपयोग या प्रभावित किया जाता है ना। तो सोच सकते हैं कि 40% तक में भी क्या है, मनुष्य का हस्तक्षेप है ना। अक्सर पूर्व में हुए हस्तक्षेप को सुधारने के लिए अगर हम अच्छी नीयत से लेकिन बगैर उचित जानकारी का कोई उपाय करने लगते हैं तो भी गड़बड़ी हो सकता है। हमारी जानकारी में अगर कमी हो तो हम फिर भी क्या हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं। अर्थात क्या है, अगर हमको ये सब तंत्र को सुधारना है, पहले जिस रूप में था उसी रूप में अगर लाना है तो इसके लिए हमें क्या है, जानकारी ज़रूरी है। हाँ, सही से जानकारी ज़रूरी है, इसके आपस के संबंधों को जान लेना ज़रूरी है,
तभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ बेहतरी कर सकते हैं। और इसके लिए जो बेहतर होगा वो क्या है कि पारिस्थितिक वैज्ञानिक, है ना, तो पारिस्थितिक विज्ञानी जो है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उसको इस बारे में जानकारी है और वे हमें भी इस बारे में क्या ज्ञान दे सकते हैं, अर्थात हमें भी इस बारे में समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। अभी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन है उसको बनाए रखना, जैसे वो बिगड़े नहीं, इस बात को ध्यान देना। अब इस सेक्शन का अगर प्रश्न उत्तर का हम लोग बात करें तो इस सेक्शन का प्रश्न उत्तर को क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, कहे कि ये MCQ फॉर्मेट में दिया है और आप जानते हैं क्या कि इसका जो प्रश्न उत्तर है वो MCQ फॉर्मेट में ही आने वाला है ना। तो अगर देखेंगे, पहला प्रश्न है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में आग लगने के बाद होने वाला जो अनुक्रम है वो प्राथमिक या द्वितीयक अनुक्रम होता है। तो जैसे कि मैं बताया क्या कि आग उग लगने के बाद फिर से जब नया होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको द्वितीयक अनुक्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा, ये द्वितीयक अनुक्रम ये सही होगा। वैसे ही दूसरा अगर प्रश्न का बात करें तो इसमें कहा गया है कि किसी नए पारिस्थितिक तंत्र में उगने वाले पहले पादपों को डैश प्रजाति कहते हैं। तो जो पहले उगा है ना, तो पहले उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं, अग्रणी, है ना, अग्रणी प्रजाति कहते हैं। वैसा ही क्या है कि लाइकेन, ठीक है, क्या करता है, प्राथमिक अनुक्रम में योगदान देते हैं, ये कहा है। और कुछ टॉपिक है, इसमें से आपको चुनना है कि पादपों और जंतुओं के कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करके, या फिर मृदा बनाने के लिए सेलों को विखंडित करके, या फिर अपक्षय करके। तो आप जानते हैं कि लाइकेन का जो रोल है हम लोग डिस्कस किए हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी बनाने के लिए अर्थात मृदा बनाने के लिए सेलों को क्या करते हैं, विखंडित करते हैं, है ना। और अब अगला जो प्रश्न है वो है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे आंधी तूफान हुआ या फिर ज्वालामुखी उत्सर्जन हुआ तो किस अनुक्रम से संबंधित है। तो देखिए, आंधी तूफान हो गया, आग लगना, ज्वालामुखी उत्सर्जन, ये सारे द्वितीयक अनुक्रम से संबंधित है ना। तो ये याद रखना जरूरी है कि कौन सा प्राथमिक अनुक्रम से संबंधित है और कौन सा द्वितीयक अनुक्रम से संबंधित है। अब क्या है, चैप्टर एंड में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 देख लेंगे, है ना। जैसे ये सब भी देखिए, कहा गया है कि 1 या 2 शब्दों में बताइए, है ना। तो ये 1 वर्ड आंसर भी बोल सकते हैं, कुछ कुछ में 1 वर्ड आंसर भी होगा। जैसे पहला जो प्रश्न है कि जीव मंडल की मौलिक क्रियात्मक स्वनिर्वहनी इकाई जिसमें उस क्षेत्र विशेष के सभी निर्जीव सजीव घटक होते हैं जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और पदार्थों का विनिमय करते हैं, है ना। तो जरूर ही ये क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र, है ना। तो ये हो गया पारिस्थितिक तंत्र, इसका आंसर, है ना। वैसे ही अगर दूसरा प्रश्न का बात करें तो इसमें कहा गया है कि पृथ्वी की सतह का वह समग्र क्षेत्र जिसमें वायुमंडल, थलमंडल और जलमंडल शामिल है, जो तीनों शामिल है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीवमंडल, आप जानते हैं, है ना। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया जीवमंडल, है ना। वैसे ही अगर अगला प्रश्न का बात देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव घटक जैसे वायु, जल, मृदा, प्रकाश, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, है ना, तो ये सबको क्या कहते हैं। तो जो निर्जीव घटक है तो ऑब्वियसली इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अजैविक कारक, है ना। तो 2 तरह का कारक था, तो ये क्या हो गया आपका अजैविक कारक, है ना, जैविक कारक और अजैविक कारक, तो ये हो गया अजैविक कारक, ठीक है। वैसे ही अगला जो है, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाने तथा खाए जाने की क्रमिक व्यवस्था जिसके साथ ही साथ ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे में स्थानांतरण भी होता है, तो इसको क्या कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आहार श्रृंखला, है ना, इसको कहते हैं आहार श्रृंखला, ठीक है। ये नाम भी जानना जरूरी है ना। एक आहार जाल भी है, ठीक है, उसको भी समझना जरूरी है।
वैसे ही अब जो अंतिम है इसका वो है कि समय के साथ किसी पारिस्थितिक समुदाय की प्रजाति संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें कालक्रम दशकों का हो सकता है। तो ये जो आज हम लोग पढ़े है ना, वो टॉपिक है क्या है, पारिस्थितिक अनुक्रम, है ना। तो इसका आंसर हो गया पारिस्थितिक अनुक्रम, ये हो गया। अब अगर क्या करें हम लोग दूसरा प्रश्न को देखें तो क्या लिखा है कि आपकी आहार श्रृंखला में निम्न में से दो दो के नाम लिखें ना। तो पहला जो हो गया, तो पहला क्या लिखना है कि उत्पादक। तो उत्पादक मुख्य रूप से कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे और कुछ नील हरित शैवाल इसमें आते हैं, है ना। तो ये हो गया। वैसे ही अगर उपभोक्ता का बात करें तो उपभोक्ता क्या है, जो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करता है, अर्थात सभी जीव क्या है, पेड़ पौधे को छोड़कर बाकी सभी जीव जंतु उपभोक्ता हो गए। वैसे ही शाक भक्षी का जो अगर बात करें, अर्थात जो हम लोग शाकाहारी जीव का बात करते हैं जो पेड़ पौधे को खाकर जिंदा रहते हैं, है ना। इसका बहुत सारा उदाहरण आप दे सकते हैं। मांस भक्षी अर्थात जो मांसाहारी है ना, मांस को खा के जीवित रह सकते हैं ना, बाघ शेर ये सब उदाहरण दे सकते हैं। अपघटक का बात करें तो जो अपघटन क्रिया करता है ना, तो इसमें बहुत सारा क्या है, आपका जीवाणु हो गया, कवक हो गया, वो इस श्रेणी में आते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। परपोषी का अगर बात करें तो अर्थात ये पोषण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, और ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं कि दूसरे जीवों को हानि भी पहुंचाते हैं, है ना। जैसे परपोषी का अगर उदाहरण आप देना चाहें तो जैसे जोंक हो गया, है ना, चीलर हो गया, फीता कृमि हो गया, है ना, गोल कृमि हो गया, ये सब। वैसे ही क्या है परभक्षी अर्थात क्या हो गया कि दूसरे जीवों को खाने वाला, वो क्या हो गया आपका परभक्षी। तो इस तरह से क्या है, ये टॉपिक भी हो जाएगा। वैसे ही अगर अगले प्रश्न को हम लोग देखें तो इसमें क्या लगाना है, इसमें आपको टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है ना। तो पहला क्या है कि उत्पादक, है ना। तो उत्पादक क्या है, आहार श्रृंखला के आरंभ में होता है, ओके, या फिर पारिस्थितिक पिरामिड की तली में होता है, ओके, या फिर एक स्वपोषी है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आप ही बोलिए उत्पादक में कौन होते हैं, तो हरे पेड़ पौधे होते हैं, और जब हरे पेड़ पौधे होते हैं तो दैट मीन्स आहार श्रृंखला क्या होता है, उसी से प्रारंभ होता है ना। और जो पारिस्थितिक पिरामिड हम लोग देखे थे, इस तरह का जो पिरामिड बनाए थे, तो जो सबसे पहला जो पोषी स्तर था उसमें भी क्या था, हरे पेड़ पौधे ही थे ना, अर्थात ये भी क्या है, करेक्ट है, और ये अपना भोजन खुद ही बना लेता है, तो स्वपोषी भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया, उपरोक्त सभी, है ना। वैसे ही अगर अगले प्रश्न का बात करें तो इसमें दिया गया है कि एक डेट्रिटस या फिर अपरद, है ना, तो आहार श्रृंखला प्रारंभ होती है, ठीक है। यह आहार श्रृंखला के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। तो ये क्या देखते हैं कि हमेशा ही महासागर में ना, हमेशा का होगा, है ना, हाँ नॉर्मली होता है, ठीक है, बट हमेशा नहीं होगा। उत्पादक के साथ तो नहीं हुआ, उत्पादक तो इसमें आता नहीं है प्रारंभ में, है ना। तो ये अपक्षयी कार्बनिक पदार्थ, हाँ, तो ये क्या हो गया, यही ऑप्शन हो गया। वायु प्रदूषण वगैरह तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हुआ। वैसे ही अगर सी नंबर हम लोग देखें तो सी नंबर में आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और तूफान संबंधित है ना। तो पुराने क्षेत्र अनुक्रम, प्राथमिक क्षेत्र अनुक्रम, द्वितीयक क्षेत्र अनुक्रम और चरम अनुक्रम। तो इसमें हम लोग क्या है डिस्कस किए थे कि जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ तूफान, ये आपका किस में आता है, तो द्वितीयक अनुक्रम में आता है ना। ये हो गया। अगला अगर बात करें तो क्षेत्र के शीर्ष उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाते हैं, है ना, ठीक है, शीर्ष उपभोक्ता, है ना, अर्थात बोल सकते हैं बाघ शेर ये सबको, है ना। तो वो किसको खाते हैं, शाक भक्षियों को, अर्थात शाकाहारियों को खा सकते हैं, है ना, मांसाहारियों को, छोटे छोटे मांसाहारियों को भी खा सकते हैं।
सर्वभक्षी अर्थात सर्वाहारी है उसको भी खा सकते हैं, है ना। अर्थात क्या हो गया, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसका आंसर हो गया, उपर्युक्त सभी, है ना। तो ये हो गया। वैसे ही अब जो प्रश्न है ये थोड़ा सा क्या है, लॉन्ग प्रश्न है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, फिर भी देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।